मेंटोर AK सिंह और आज से हम अपने CTET की तैयारी शुरू करेंगे। यानी CTET 2024 सभी स्टूडेंटों के लिए सबसे मेन जो चीज़ें होती है वो होता है साइकोलॉजी, यानी कि बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को पढ़ना हर हालत में कंपलसरी है, चाहे वो पेपर 1 का हो स्टूडेंट, चाहे वो पेपर 2 का हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से क्या करेंगे, अपने बाल विकास को शुरू करेंगे, यानी कि बाल विकास की तैयारी शुरू करेंगे। और सारी तैयारी आपकी क्या कराएंगी, ऋतु मैडम कराएंगी। ऋतु मैडम आपकी NCERT कवर करा रही है, यानी कि वो क्या करा रही हैं, साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए NCERT कंप्लीट करा रही है। और वो NCERT की आपके क्या कर रही है, समरी करा रही है। क्या करा रही है, समरी करा रही है। और समरी आपको ये देखने लिए नहीं मिल रही है कहीं भी। जितने भी स्टूडेंट हैं वो SST की तो समरी बहुत स्टूडेंट, यानी कि एक तरह से बहुत से टीचरों ने कराई भी है, पर कहीं ना कहीं जो एक तरह से CTET के हिसाब से, यानी कि CTET के पैटर्न के हिसाब से अगर लेके चलें तो CTET के पैटर्न के हिसाब से किसी ने भी आपको क्या करा रखी, यानी कि समरी नहीं कराई है। तो समरी नहीं कराई है तो उसी वजह से ऋतु मैडम आपकी क्या करा रही है, समरी करा रही है। और उस वीडियो को जाकर आप क्या कर सकते हैं, चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी है, यानी कि अभी उन्होंने 6th क्लास की करानी शुरू है, 7th और फिर 8th, यानी कि जिससे आपको क्या हो, सारी की सारी NCERT की साइंस की समरी मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्या करते हैं, हम अपने CTET के टॉपिक को शुरू करते हैं। और CTET का टॉपिक क्या है आज का हमारा, आज से हम बाल विकास को करेंगे। और इससे आपने कर लिया, यानी अगर आप इस बाल विकास को समझ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको आधी टेंशन खत्म। क्योंकि ये मान के चलिए पेडागोजी आती है आपकी 75 नंबर की, ठीक है। 150 में से 75 नंबर पेडागोजी के होते हैं। जैसे कि आपका ये मान के चलिए CDP सेक्शन है, ठीक है, हिंदी सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन है, ठीक है, मैथ सेक्शन है एंड EVS सेक्शन है। ये है प्राइम, यानी कि पेपर 1 की। अब यहीं पर क्या कर दें हम, यहाँ पर इधर और ये SST या फिर साइंस एंड मैथ ये डाल दें। तो ये मान के चलिए कि 15 नंबर में, इसके 15 नंबर में क्या आएगा, पेडागोजी। अब 15 नंबर में आपके थ्योरी से रिलेटेड, 15 नंबर में फिर क्या आएगा, पेडागोजी। अब 15 आपकी थ्योरी, 15 पेडागोजी 15 थ्योरी, 15 पेडागोजी 15 थ्योरी, 15 पेडागोजी 15 थ्योरी। तो यानी कि 15 पंजे 75। तो इस तरह से आपकी क्या है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जिसमें हमें क्या पढ़ना है, आज से आपका संपूर्ण बाल विकास आपको मैं कराऊंगा। तो आज से आपको बाल विकास की क्लासेस मिलेंगी। और अब कमर कस लीजिए CTET की तैयारी के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले लेके चलते हैं आज क्या है, क्लास पहली है। और इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यानी कि आप ही सोचो कि इससे बाहर आपको कुछ मिलेगा, या फिर एक तरह से ही मान के चलिए जो एडिशनल चीज़ें होंगी वो आपकी एक्स्ट्रा क्लास में कवर करा दी जाएगी, जिससे आपको क्या हो कि पूरा आपको एक CTET का सर्टिफिकेट मिल जाए, यानी कि जिसे कहते हैं जिंदा आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको आज की तैयारी शुरू करते हैं, जिसमें आपको चीज़ों को समझना होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से फॉर्म करा गया। परफॉर्म करने का मतलब ये है कि आपको किस तरह से बाल विकास में किस तरह से आपके साथ दिमाग से खेला जा रहा है, किस तरह से आपको दिमाग से लेके जा रहा है। जैसे ये आपका क्या है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। अब थ्योरी का क्वेश्चन और क्या है, आप पेडागोजी क्वेश्चन में किस तरह से डिफाइन करोगे, किस तरह से आप समझोगे, तो आपको ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे, यानी कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छिन्न करते हैं। यद्यपि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक स्पष्टता का वंश यानी कि चर्चा करता है। यानी कि देखो अब इसमें क्या क्या कह रहा है, एक चीज नहीं कह रहा है, यानी कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तर्क, यानी कि भाई वो किस किस की बात कर रहा है, अब लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग की बात कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा है। यानी कि उसने क्या कर दी,
प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी बात कर दिया आपके सामने। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको मैं अगर अभी प्रॉब्लम दे दूं, कोई अभी यानी कि पजल दे दूं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, उसमें कहीं ना कहीं अपने एक तरह से दिमाग लगाओगे। फिर आपको क्या करूं कि आपको कहूं कि जी इससे कुछ अच्छी चीज़ बना के दिखाओ, यानी कि ये आपके सामने एक तरह से अनयूज्ड आइटम है, उससे कोई अच्छी चीज़ बनाओ। फिर आपको कह दूं लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि तीनों चीज़ों में अगर आपको मैं कहीं ना कहीं ऐसे बांध दूं तो एक तरह से ये मान के चलिए, तो इसमें किस फॉर्म में लेके चलोगे भाई। जो बच्चा शारीरिक तो होगा नहीं वो, भाई शारीरिक क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व अगर मान लो फिजिकली प्रॉब्लम दे दूँ तभी तो सॉल्व हो रहा है, क्रिएटिव नहीं होगा वो, यानी कि फिजिकल होगा तो क्रिएटिव नहीं होगा, तो पहला तो ऐसे ही कट गया। अब आता है दूसरा, क्या हो जाएगा, यानी कि गंत्यात्मक, यानी कि मोटर, एक तरह से MOTR मोटर आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी हमने काट दिया। अब अच्छा सामाजिक, सामाजिक यानी कि सामाजिक तो भाई सामाजिक व्यक्ति क्या है, सामाजिक प्राणी है, सामाजिक तो होगा ही, पर ये क्या है इसमें भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, संज्ञानात्मक, यानी कि कॉग्निटिव, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में आ जाएंगे सारे के सारे, यानी कि जितनी भी स्थिति में है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय क्षमता जो होती है वो उस एक तरह से परस्पर परिचिन्न करते हैं। यद्यपि अगर विकास क्या हो, संज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रत्यक्ष रूप में बौद्धिक योग्यताओं को क्या कर सके, यह समस्या समाधान है, समालोचनात्मक चिंतन है, तार्किक चिंतन है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके संज्ञानात्मक इसमें आ जाएंगे, यानी कि संज्ञानात्मक इसमें चीज़ में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान आ जाए, क्रिएटिव आ जाए, लॉजिकल आ जाए, तो और सब कुछ छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, संज्ञानात्मक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं आपका। फिर आता है विकास डैश से डैश की ओर चलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CTET ने इसके ऊपर एक तरह से मान के चलो कि PhD कर ली है। PhD का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को बार 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 आपको देखने के लिए मिल रहा है। और आप ये मान के चलिए, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आपने जो भी साइंस का स्टूडेंट होगा, साइंस का स्टूडेंट ना हो भैया, आपने सीधे सीधे एक चीज़ का मान के चलिए कि आपने छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं तक तो साइंस पढ़ी है, CBSE हो चाहे क्या बोलते हैं आपका कोई अदर स्टेट का बोर्ड हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपने जो बालक के होने की प्रक्रिया है, यानी कि आप उसमें भी आपने देखा होगा, किताबों में भी देखा होगा कि बालक किस किस, यानी कि जो पहले मंथ में बच्चा किस तरह का होता है, दूसरे मंथ में किस तरह का होता है, तीसरे मंथ में किस तरह का होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिली होगी। और जब हम क्या करते हैं, हम अपने चीज़ों को या एक तरह से ये मान के चलिए, आप क्या करोगे, अपने शीशे के सामने खड़े हुए, तो शीशे के सामने खड़े होने के बाद सबसे पहले क्या देखोगे, अपना सर देखोगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आंखों से देख रहे हो। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सर से लेकर पाँव की ओर, यानी कि सर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कह लीजिए जितने स्टार लगाए इसके आगे वो कम है, और सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि आपका तीसरा क्या है, कॉन्सेप्ट आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। भाई देखो देखो, ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। यानी कि आज आपका, यानी कि किसी भी, अभी आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो आप उसे ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करने की छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये देखिए कि जब आप क्या कर रहे हैं, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल का बच्चा मान के चलते हैं, फिर बस सभी पेरेंट्स को लगता है कि अब हमें स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है। ये कहानी सबके घर में है, ठीक है। अब आपने क्या करा, पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, उसे कहाँ पर रखा, कहाँ पर रखा, ये सोचिए, कहाँ रखा, अपने घर में, यानी कि परिवार के साथ रखा।
अब परिवार के साथ रखा, परिवार के साथ रखने के साथ साथ आपने क्या करा, उसे क्या करा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा। उसे खाना खाना सिखाया, उसे कहना बात करना सिखाया, जो आप जिस तरह से बात करते हो वो कहीं ना कहीं उसने शब्द कैच करे, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को वो क्या कर पा रहा है, एनालिसिस कर पा रहा है। तो यानी कि प्रारंभिक अवस्था का कौन सा, सामाजिक ग्रहण की प्रारंभिक अवस्था, यानी कि चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप क्या कर रहे हो, यानी कि एक बायोलॉजिकल मैन एंड वुमेन क्या है, एक बायोलॉजिकल आइटम है, आइटम ही मान के चलेंगे, जिसे हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मान के चलते हैं, या फिर एक तरह से ह्यूमन बींग है। अब ये चीज़ मान के चलिए कि क्या है, मैन एंड वुमेन। अगर हम सामाजिक प्राणी के तौर पे लेके चले, सबसे पहली बात आएगी, जब आप सामाजिक प्राणी के तौर पे लेके चलेंगे तो सामाजिक उसमें जो उसके कारक होंगे, तो सबसे पहला आएगा परिवार। और सबसे पहले अगर अगर कोई आपसे पूछने लगे कि सबसे पहले सामाजिक क्या है, प्राणी कौन है जो बच्चे को सामाजिक प्राणी बनाता है, तो जी वो उसकी होती है माँ। फिर होता है पिता, यानी कि पापा। पापा के बाद होते हैं रिश्तेदार, यानी कि उसके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। फिर उसके होता है चाचा, यानी कि अंकल, आंटी, ये आ गए। यानी कि ये सारे के सारे उसके ताऊ चाचा सारे के सारे आ जाएंगे। यानी कि माँ कैसे होती है, क्योंकि माँ क्या है, सामाजिक प्राणी है। और माँ के यानी कि जब वह पैदा होता है सबसे पहले क्या किसके पास जाता है, माँ के पास जाता है। और माँ के पास जाने के बाद यानी कि वो क्या है, माँ उसको सामाजिक प्राणी के तौर पर उसे यानी कि एक्सेप्ट कर रही है, और उसे भी क्या कर रही है, एक सामाजिक प्राणी के रूप में एक तरह से बनाने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है। भैया पहले क्या कर रहा है बच्चा, क्या नाम आपके घर में ही तो रहेगा, या सीधे क्या नाम पैदा होते ही आप स्कूल में भेज दोगे। तो ये यानी कि जो सबसे पहली चीज होगी वो क्या होगा, परिवार होगा। इसमें देख लीजिए जनसंचार नहीं होगा, ठीक है। विद्यालय में हम यानी कि पैदा होते ही बच्चे को विद्यालय में नहीं भेज सकते, इसमें नहीं भेज सकते। भैया हम क्या करेंगे, हमारा डे 1 हो गया, बच्चा घर पे आ गया, यानी कि हॉस्पिटल में पैदा हुआ घर पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, परिवार में रखेंगे। अब क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद यानी कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब उसे क्या करेंगे, उसे ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए फिर उसे क्या कहाँ भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, विद्यालय। यानी कि दूसरा सामाजिकरण का क्या होगा, कारक हो गया, द्वितीय कारक हो गया आपका विद्यालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो दूसरा उत्पन्न हो जाता है। ये क्या कर रहा है भैया, जीन पियाजे क्या कहते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा क्या होता है, संतुष्ट नहीं हो संतुष्टि यानी कि एक तरह से परिणाम सही नहीं दे रहा है, तो क्या होता है, वो असंतुलित उत्पन्न होने लगता है। अब आप मान के चलो, आपने क्या एक कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। आपने जहाज तो सबने उड़ाए होंगे, कागज के उड़ाए हो कि नहीं उड़ाए। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से लेके चलते हैं जीन पियाजे के। आपने 2 जहाज बनाए, ठीक है। अब ए स्थान से बी स्थान तक आपको क्या करना है, कंपटीशन रखना है कि कौन सा जहाज क्या करे। तो यानी कि पहला जहाज आपने बनाया, वो क्या कर रहा, वो आपने कॉन्सेप्ट रखा कि उड़ेगा। भाई कॉन्सेप्ट वो करा, तो यानी कि वो उड़ा नहीं, तो यानी कि आप क्या करोगे, नेक्स्ट यानी कि दूसरा क्या कर दोगे, दूसरे कॉन्सेप्ट पर चल जाओगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि संतुलन नहीं है, यानी कि उसका क्या है, आपने जैसे हम क्या करते हैं कि यानी कि ये उस पर पूरा खरा नहीं उतर रहा है, तो खरा नहीं उतरा तो दूसरा बनाया आपने, दूसरे के बाद तीसरा बनाया, तो वो क्या है, एक तरह से उस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। अब जब संतुलन नहीं उत्पन्न हो रहा है तो क्या करोगे, तीसरे यानी कि दूसरे पे लेके, ठीक है। अब जब संतुलन की स्थिति में बालक अंध है, क्या करेगा, चिंतन का प्रारंभ, एक तरह से जिस बालक के मन में कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 उसकी क्या कर रही है, अवस्था बताई है। अब 4 अवस्था कौन कौन सी बताइए, सबसे पहले लिखिए 4 अवस्थाएं, क्योंकि ये चारों अवस्थाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है संवेगात्मक, सॉरी संवेदित गामी, संवेगात्मक उसमें चल रहे थे हम, एक मिनट। तो ये कौन सी होगी, संवादित गामिक अवस्था। और ये कौन सी होती है, ये होती है आपकी 0 to 2
फिर आती है आपकी 2 से 7 वर्ष, यानी कि 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर कौन सी होती है? 7 वर्ष की, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर आती है आपकी, इसकी आती है 7 से 11, जिसमें क्या होता है, जिसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक, इसे क्या कहते हैं? 7 से 11। और इनको याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे कोई क्वेश्चन है ये, यानी कि ये वाला तो इतना पूछा नहीं गया, पर ये जो जो आपको अभी लिखवाया है ये आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यानी कि यहाँ तक आपको समझ में। फिर क्या कहते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत के एक तरह से ये क्या है, भूमिका को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखा गया, और मूर्त, इसका क्या आंसर होगा? अब सारे कॉन्सेप्ट पे आ गए भाई। सारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है भैया, ये क्या है, असंतुलन का कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब संतुलन ही नहीं बन रहा, पहला काम कर रहा है वो, पहला उसका पूरा नहीं हो रहा, दूसरा क्या हो गया, अब ये किस फॉर्म में चल गया, ये उसके कारण में। यानी कि जब उसने क्या कहा, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा, भाई ये संतुष्ट है, आप क्या कर रहे हो, भाई ये काम करके मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो क्या करोगे, असंतुष्ट हो जाओगे, असंतुष्ट हो जाओगे तो असंतुलन हो जाओगे। क्या हो गया आंसर, क्या हो गया, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट का ये हो गया बी। चलिए आगे चलते हैं, कुछ यानी कि कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना 5वां। फिर आता है, फिर आपका प्याजे आ गया, यानी कि प्याज छीलने वाला आदमी आ गया, और प्याज छीलने, यानी कि अगर आपको देखो साइकोलॉजी के साथ पढ़ना है और साइकोलॉजी के साथ खेलना है, तो आपको फनी वे में लेके चलना पड़ेगा। चाहे इसे प्याज की छीलने वाला बना दो, चाहे कुछ ही बना दो, आपकी मर्जी है, कुछ ही बना लो। अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, आप क्या, क्यों आपको पढ़ाने वाला ट्रिक को यूज़ करता है, क्यों ट्रिक उसकी फनी रहती है, क्योंकि उस, यानी कि आप क्या कर सकते हो, साइकोलॉजी हमारी इस तरह कहती है, या हम ट्रिक से, यानी कि ट्रिक से मतलब हम साइकोलॉजी से अगर हम फनी वे में लेके चले, हम क्या करें, हंसी मजाक में चीज़ें जल्दी सीखते हैं। क्या करते हैं, चीज़ें जल्दी सीखते हैं, क्योंकि आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर आप क्या कोई भी चीज़ छोड़ दिए, आप क्या कर, गाना अगर आप एक बार सुन लो तो क्या कर सकते हो, दोबारा गा, उसके कुछ वर्ड, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट का गाना खुद भी गा सकते हो। क्यों? और वही गाना मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूँ और फिर कहूँ कि गा भाई, तो नहीं गा पाओगे। तो यही कारण होता है, यानी कि ये हमारा दिमाग इस तरह से चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की अवस्था से वस्तु स्थापत्य समझने का प्रारंभ, यानी कि अभी कौन से उसमें चल रहे थे हम, यानी कि अवस्था के बारे में चल रहे थे, और अवस्था के बारे में आपको क्या बताया था भाई, आपको 4 अवस्था बता दी थी। तो सबसे पहली अवस्था में क्या हुआ था, अगर हम उसी अवस्था को लेके चले, अवस्था तो आपको लिखवाई हुई है, यानी कि पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और आपकी चौथी अवस्था। पहली अवस्था में क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, वस्तुओं को लिखिए। पहली अवस्था में होता है वस्तु स्थायित्व, लक्ष्योन्मुख व्यवहार का उद्भव। दूसरे में क्या आ जाएगा, अच्छा दूसरे में एक चीज, एक मिनट रुकिए, दूसरे में क्या आएगा, आत्म केंद्रित कल्पना वाला बन जाएगा। खेल तीसरा हो जाएगा, इसे छोड़, प्रत्यक्ष बोध का विकास होगा। तीसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे नंबर पे होगा परिरक्षण क्रमबद्धता वर्गीकरण मूर्त
तार्किक चिंतन। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अमूर्त तार्किक चिंतन। तो ये आपको लिख लेने हैं कि ये इसके अंदर आ जाएंगे। अब हमारा क्या पूछ रहा है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या पूछ रहा है हमारा, आ जाएगा संवेदित गामी। यानी कि इसमें कौन सा चला जाएगा जी, सबसे पहले हम कौन सी अवस्था में चल जाएंगे जी, ये आपके हो जाएगी 0 to 2। यानी कि 0 to 2 कह रहा है किससे, क्योंकि पियाजे कौन सी अवस्था है, वस्तु स्थापितता। यानी कि पहला कॉन्सेप्ट, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका, इसके कौन, अभी हम कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये कॉन्सेप्ट ये वाला कह रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया आपका, क्लियर हो गया होगा कि यानी कि ये अभी आप या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आपका एक तरह से मान के चलिए आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, क्योंकि नोट्स आप अगर बनाओगे, देखो जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही एक चीज़ कहूँगा, भाई आप क्या कर लो, एक रफ रजिस्टर ले लो या फिर एक तरह से रजिस्टर ले लो और ब्लैक पेन का यूज़ करते हुए क्या करो, चीज़ों को लिखना शुरू करो, जिससे क्या हो आपको याद भी रहे और कहीं ना कहीं चीज़ों को आप समझ भी पाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका 6, रमन ने सुमुख रमन के यानी कि सम्मुख हैजान की दुविधा प्रस्तुत की गई, उसके प्रतिक्रिया व्यक्त की हैजान को पैसे नहीं चुराने चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है, यह एक ऐसी करने के समाज की आवश्यकता। देखो इस तरह के जब क्वेश्चन आए, सबसे पहली बात जब आपको क्या कि ये आदमी इस तरह का है, ये आदमी क्या है, यानी कि कोई भी बच्चे का नाम लेके या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम इस तरह की बात लेके चल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सीधे सीधे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को लेके चलना है। और क्वेश्चनों में क्या करना है, जब क्या करना है, यानी कि अब अपराध की कहानी आ गई, अब अपराध की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, तो कॉन्सेप्ट एक तरह से ये खत्म ही हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य खत्म हो जाएगा। दंड वाला ये अगर कॉन्सेप्ट है तो ये चल जाएगा। फिर आता है आगे, अगर आप सोचो कि कानून व्यवस्था की बात कर रहा है तो ये कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, ये आपकी इस तरह से कॉन्सेप्ट कर रहा है। और कॉन्सेप्ट किसका कर रहा है, कोलर का, को बर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर एनवायरनमेंट में ही घूम रहा है, आपके सामने ही है, बस आपको क्या करना है, चीज़ों को काटना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये आपके थ्योरी क्वेश्चन चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब कथन सही है तो कथन पढ़ने भी होंगे, हमें कथन को समझना भी होगा। अब कथन को समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कथनों को, यानी कि सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है। ठीक है जी, बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छे तरीके से सीखते हैं। अच्छा जी, संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। अच्छा जी, अब इसमें से क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट कौन सा क्या कह रहा है, आपने सबसे पहले एक चीज़ समझी जो यानी कि इसमें से आपने कौन सा क्वेश्चन आपको, यानी कि ऑप्शन अटपटा लगा, इसमें से आपको लगा बच्चे दूसरों की सहायता के बिना अच्छा तरह से सीखते हैं। कोई बच्चा आपने देखा है कि अपने बाप की उंगली या अपनी माँ की उंगली या फिर अपने भाई की उंगली, अपने बहन की उंगली पकड़ के या फिर उसे बिना सहारे के सिखाए हुए कुछ चलना सिखाओ, नहीं। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट गलत हो गया। संकेत और मदद के अधिगम की गति के में अवरोध पैदा करता है। अच्छा जी, ये भी गलत है भैया। संकेत क्या करता है, संकेत अवरोध पैदा नहीं करता। संकेत क्या करता है, संकेत क्या करता है, आपको यानी कि एक पजल दे दूं मैं,
यानी कि ये मान के चलिए आपके सामने पजल है, और वो क्या यानी कि हिंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको समस्या समाधान करने का एक मौका देते हैं। तो क्या करते हैं, संकेत भी, यानी कि ये कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया, और कॉन्सेप्ट गलत हो गया, यानी कि वाइगोत्स्की ने ये वाला कॉन्सेप्ट भी एक तरह से नहीं दिया। अब आगे चलते हैं, फिर आगे यानी कि देखो कुछ चीज़ें ध्यान रखना, वाइगोत्स्की के ऊपर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है सांस्कृतिक का, यानी कि तो ये क्या है, यानी कि जहाँ भी आपको वाइगोत्स्की का नाम दिख जाए तो वहाँ सबसे पहले आपको एक चीज़ ढूंढनी है, वो क्या है, ये है सांस्कृतिक, यानी कि कल्चरल टूल, कल्चरल के बारे में। या अगर आप थोड़ा भी ये मान के चलिए आपका इंग्लिश से में रुझान है तो कल्चर ढूंढ लेना, बस काम हो गया ख़त्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन, यानी कि तीसरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को सम्मिलित करती है? कौन सी विधि करती है, आपको पता होगा विधि कौन सी है, यानी कि सहभागी अधिगम। ये कौन सी विधि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो गया 3, सॉरी 2। अब इसके अंदर क्या है, जब शिक्षण अधिगम की बात करें, शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम की बात करें, और सहयोगी अधिगम में वह विधि होती हैं जो क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करती है, यानी कि एक तरह से क्या कर रही है, सहयोग प्रदान कर रही है, यानी कि सहभागिता प्रदान कर रही है, एक तरह से सहयोग पर। ये जो विधि होती है, इस प्रकार की विधि में सहयोग यानी शिक्षा, जो सहयोगी शिक्षक होता है, ज्ञान होता है, उसमें क्या करते हैं, छात्रों को छोटे छोटे समूह में काम करने के बारे में सिखाते हैं, जिसमें छात्र क्या करते हैं, छोटे छोटे समूह में काम करना सीखते हैं, ताकि वे अवधारणाओं को चर्चा कर सकें। जैसे कि आप मान के चलिए ये है 50 बच्चे हैं, ये है 50 बच्चों की क्लास है, ठीक है, 10 तरह के क्या है कार्य करने हैं। अब आप इसे क्या करोगे, 5-5-5-5 में बांट दोगे, यानी कि अब आपसे मैं कहूँ कि जी एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति को पूरी पूरी शादी का सारे अरेंजमेंट देखना है, वो बेहतर कर पाएगा या क्या ना, मैं अगर आपको यानी कि खाने का सामान किसी और को देखने के लिए कह दूँ, डेकोरेशन का किसी और को कह दूँ, जितने भी गेस्ट आएंगे उसका किसी और को कह दूँ, जो यानी कि जो एक तरह से वेलकम करने वाला किसी और को कह दूँ, जो एक तरह से दूल्हे दुल्हन है उनके लिए अरेंजमेंट करने वाले को अलग, यानी कि सब चीज़ों का मैं कहीं ना कहीं बांट दूँ, तो वो अच्छा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया एक व्यक्ति, जैसे आपने कहा ना, सुना होगा, एक यानी कि जो एक व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं काम के उसमें कुछ ना कुछ उसका काम छूट जाता है, और वही ना कहीं यहीं यहाँ पर काम आ जाता है। तो यानी कि अगर पार्ट्स में डिवाइड करके और यानी कि सहभागी यानी कि सहयोग एक तरह से प्रदान करोगे, सहयोगी शिक्षा जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। उसमें क्या होता है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेष एक तरह से उसे अनुभव मिलते हैं, विशेष अनुभव मिलते हैं। जैसे कि हम मान के चलिए कोई क्या है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, यानी कि अब मैं कह दूँ किसी कंप्यूटर वाले को कह दूँ कि भाई ये मैकेनिकल का काम कर दे, तो क्या कर पाएगा, नहीं। तो यानी कि एक तरह से विशेषात्मक अनुभव, क्षमताओं के संयोजन, इस तरह के कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि 9th नंबर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित शिक्षा, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, और बच्चों वाला क्वेश्चन में आप चलेंगे, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पर ध्यान देती है, यानी कि बाल शिक्षा में, यानी कि आपसे मैं पूछ लगूँ, आपका घर है, यानी कि ये आपका घर है, ठीक है, हाउस और होम वाली कॉन्सेप्ट आप निकल चुके होंगे, हाउस और होम का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, यानी कि हम हैं होम में, ठीक है। अब आपका भाई है, यानी कि आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, और आपका, ये तीनों क्या है, तीनों में ये मान के चलिए एक है 2-2 साल का, यानी कि 2-2 साल का अंतर है, ठीक है। अब ये मान के चलिए, अब आप क्या हो, तीनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तीनों का सोचने का नज़रिया अलग अलग है, या फिर इसे छोड़ दीजिए, यानी कि एक है 90 90 के, यानी कि 90 के बच्चे के हैं तीनों बच्चे, यानी कि एक
ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, एक सी व्यक्ति है और एक ही दिन पैदा हुए, एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, यानी कि तीन बच्चे हैं, एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, अलग अलग माँ के बच्चे हैं और तीनों ही दोस्त हैं। तो इसका सोचने का तरीका अलग होगा, इसका सोचने का तरीका अलग होगा, इसका सोचने का तरीका अलग होगा, इसका ज्ञान अलग होगा, इसका ज्ञान अलग होगा, इसका ज्ञान अलग होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि जहां भी क्वेश्चन में क्या दिख जाए, व्यक्तिगत भिन्नता दिख जाए, आंख बंद करके, जिसे कहते हैं ना आंख बंद करके लगा देना आंसर, उसका आंसर ये होगा। और दूसरा क्या दिख जाए, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि इसमें तो क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर आपसे पूछा जाए या फिर इस तरह से आए तो आपको क्या करना है, बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर कहीं ना कहीं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है। भाई आप ये बताओ बुद्धि क्या है, बुद्धि बताओ। कोई कहने लगे बुद्धि क्या है। अब एक जब हम छोटे थे, आप भी यानी कि सीबीएसई से कोई पढ़ा होगा या फिर या सीबीएसई छोड़ दिए, कॉन्सेप्ट को लेके चलिए। कॉन्सेप्ट में क्या है, जब आप ये लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट में लेके कि तेरे पास दिमाग है या बुद्धि है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे। तो ये क्या है, कई प्रकार के होते हैं। क्या कह रहा है, अब किसकी बात कर रहा है वो इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। यानी कि अगर हम इसे क्या लेके चले, INTLLI, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की बात लेके चले तो इंटेलिजेंस कितने प्रकार, बहुत सारी तरह की होती है। यानी एक तो कॉन्सेप्ट किसका था, गार्डनर का सिद्धांत में, गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्ति के पास भिन्न प्रकार की बुद्धि जो होती है, उसमें उसने क्या कहा था, उस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के जो एक तरह से बहुकारक माना था। यानी कि उसने क्या कहा था, बहुकारक, क्या कहा था, बहुकारक होती है। और गार्डनर के अनुसार जो यानी गार्डनर की पुस्तक कौन सी थी, उसकी पुस्तक थी, लिखिए, पुस्तक भी लिख लीजिए। वैसे तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, पर आपको पुस्तक का बताना चाहिए। फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह वर्णन किया है कि बुद्धि एकीकृत, लिखिए, बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता। क्या नहीं देखा जा सकता, के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो इसका क्या होगा, कई प्रकार के होते हैं और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा इसमें। चलिए ठीक है, तो ये आज आपको क्या हो गया, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरह से आपकी तैयारी होगी और कहीं ना कहीं सीटेट में इस तरह से पक्का कर दिया जाएगा आपको। सीडीपी में अगर आपने क्वेश्चन देख लिया, कॉन्सेप्ट अगर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो कहीं ना कहीं आप क्या होगे, उस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे और उस कॉन्सेप्ट को अपना आंसर को टिक करोगे। सीटेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप वो समझने वाले, यानी कि एक तरह से समझने वाले स्टूडेंट हो तो आप सीटेट को चुटकियों में पास कर सकते हो, और अगर आपको रट्टू तोता तो आप कर सकते हो स्टेट टेट को पास। ठीक है, ये क्वेश्चन, यानी कि कोई भी टीचर हो जो क्या करा रहा हो, आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हो, वो भी यही कहेगा, मैं भी यही कह रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट भी यही है। क्यों, क्योंकि स्टेट टेट में क्या होता है, सारे के सारे अपनी क्या है, जीके की किताब उठा लो, सीटेट की किताब, टेट की किताब उठा लो, अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको सारे के सारे ये कॉन्सेप्ट उठाना है। और यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, रट्टू तोते वाले कॉन्सेप्ट चलना है, और यहाँ पर क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि भैया
बच्चे को पीटना नहीं है, क्या करना है, बच्चे को पीटना नहीं। और यहाँ पर क्या है, बस क्या है, ये गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, हार्वर्ड गार्डनर का क्या है, इसने कौन सा सिद्धांत दिया, तो वो इस पे चलता है, ठीक है। इसलिए बच्चे स्टेट एड में जो आपने देखा होगा, स्टेट एड में बहुत सारे बच्चे, जैसे आप यूपी का लेके चलते हैं, यूपी का, एमपी का और बिहार का, बच्चों पे स्टेट एड तो पास हो रहा है, पर सी टेट क्यों पास नहीं हो रहा, क्योंकि उनको क्या कॉन्सेप्ट है भैया, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर इस तरह से है, क्योंकि उन्हें क्या कर रहा है, यानी कि रट्टू तोते वाली कहानी है। और आपने देखा होगा जितने भी यूपी, बिहार और एक तरह से राजस्थान और एक तरह से एमपी मान लिए, तो यहाँ पर क्या है, जितने भी स्टेट के बोर्ड है वहाँ पर क्या है, बच्चे कॉन्सेप्ट समझने की जगह रटते हैं, और रटने का मतलब ये क्वेश्चन बैंक आता है, रट लेते हैं और पेपर दिए आते हैं, जिससे क्या होता है वो उस भी कॉन्सेप्ट में रह जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, समझ में आ गया होगा आपको, सीडीपी के क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, और कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और आपकी अब एसएसटी की भी क्लास शुरू होने वाली है, और कहीं ना कहीं ईवीएस की भी क्लास शुरू होने वाली है। चलिए, थैंक यू।